हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन में। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन मॉडर्न हिस्ट्री का। इसमें हम लोग कवर करेंगे सिख धर्म। सिर्फ धर्म के बारे में नहीं, बल्कि इसके अलावा इस धर्म से जुड़े हुए जो अन्य प्रमुख राजा थे, जो जिनका योगदान था स्वतंत्रता में या उस टाइम पीरियड पे जब अंग्रेजों से लड़ाई चल रहा था। तो क्वेश्चन जो पूछा जाता है जितने भी सिखिज्म से, सिख धर्म से, तो वो सारे को हम लोग कवर करेंगे पॉइंट वाइज पॉइंट, बहुत ही बेहतरीन ढंग से। इसमें हम लोग कवर करेंगे कैसे सिख धर्म का उदय होता है, कौन कौन इसके प्रमुख गुरु होते हैं, क्या घटनाक्रम है, सारे को हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम लोग मिलकर इसको पढ़ते हैं। तो सिख धर्म में देखिए क्या है। सिख धर्म की नींव नींव की फाउंडेशन किनके द्वारा रखा गया था, तो ध्यान रखिएगा गुरु नानक ने पंजाब में डाली थी। तो सबसे पहले ध्यान रखना है आपको, गुरु नानक देव ने पंजाब में इसकी नींव रखी थी। वस्तुतः सिखों का इतिहास सिख के गुरुओं से प्रारंभ होता है। सिखों का जो इतिहास है वो सिख के गुरुओं से प्रारंभ होता है और कुल 10 सिख गुरु हुए हैं। ध्यान रखिएगा सिख गुरु कितने हैं, तो कुल 10 सिख गुरु हैं। तो आइए एक एक करके सिख गुरुओं के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है। डायरेक्ट मॉडर्न हिस्ट्री में इससे क्वेश्चन आपका बनेगा। तो पहले है गुरु नानक। तो देखिए इनका जन्म कहाँ हुआ था, तलवंडी। और ये तलवंडी कहाँ है, ननकाना, जो अभी करंट पाकिस्तान में है। मृत्यु कहाँ हुआ था इनका, तो करतारपुर में, डेरा बाबा पंजाब में। और जाति क्या है इनकी, खत्री। तो देखिए सिखों के प्रथम गुरु नानक थे, जिन्होंने नानक पंथ चलाया था। ध्यान रखिएगा सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक थे, जिन्होंने नानक पंथ चलाया था। इन्हीं के शिष्य सिख कहलाया। तो ध्यान रखिएगा गुरु नानक ही थे जो सिख धर्म की नानक पंथ चलाया था। और नानक पंथ के जो शिष्य थे, यानी गुरु नानक के जो शिष्य थे, वो सिख कहलाए। शिष्य जो थे वो सिख कहलाए। ये इब्राहिम लोदी के समकालीन था। तो देखिए ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि गुरु नानक किसके समकालीन थे, तो इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। अब उसके बाद है गुरु अंगद। गुरु नानक जी के बाद कौन है, गुरु अंगद। इनका मूल नाम है लहना। ध्यान रखिएगा इनका मूल नाम क्या है, लहना। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। वीवीआई कीजिए इसको, ये पूछा जाता है आपके विभिन्न परीक्षाओं में। ये पूछा जाता है कि गुरुमुखी लिपि का आविष्कार कौन से गुरु के द्वारा किया गया था। तो ध्यान रखिएगा इसको किया गया था गुरु अंगद जी के द्वारा। हाँ, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया तथा गुरु नानक द्वारा प्रारंभ की गई लंगर व्यवस्था को नियमित कर दिया। तो जो गुरु नानक जी ने एक लंगर व्यवस्था, जो आज भी ये परंपरा चली आ रही है। आप किसी भी गुरुद्वारे में जाइए, चाहे आप किसी भी धर्म, किसी भी जाति या किसी भी समुदाय के रहिएगा, आपसे बिना पूछे आपको वो प्रसाद के रूप में लंगर खिलाते हैं। तो ये लंगर की व्यवस्था, इसको नियमित मतलब रेगुलर कर दिया गया गुरु अंगद जी के द्वारा। अब उनके बाद है गुरु अमरदास, सॉरी, गुरु अमरदास। तो इनके बारे में क्या खास बात है कि ये अकबर के समकालीन थे। ध्यान रखिएगा गुरु नानक किसके समकालीन थे, तो इब्राहिम लोदी के। और गुरु अमरदास थे अकबर के समकालीन। इन्होंने अपनी गद्दी गोइंदवाल में स्थापित की तथा यहाँ एक बावड़ी का निर्माण करवाया। माना जाता है कि इस बावड़ी का पानी पीने से सभी रोग दूर हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा बावड़ी क्या होता है, एक जस्ट लाइक तालाब नुमा स्ट्रक्चर होता है, उसको बावड़ी बोलते हैं। मुगल बादशाह अकबर इनसे मिलने स्वयं गोविंदवाल गया तथा अमरदास की बेटी बीबी भानी के नाम कुछ जमीन दी। तब मेन इसमें प्रमुख है कि ये किसके समकालीन थे, ये याद रखना है। गुरु अंगद के बारे में याद रखना है कि इनका मूल नाम लहना था और इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था और लंगर लंगर की व्यवस्था नियमित कर दिया गया था। तो ये तीन में जो प्रमुख बातें हम लोग देख लिए। अब हम लोग आगे कवर करते हैं। तो अब अमरदास के बाद है गुरु रामदास। तो सारे नाम याद रखना है, 10 ही हैं, आपको कोई ज्यादा है नहीं।
तो आप बिल्कुल याद रख सकते हैं और उनसे जुड़ी हुई प्रमुख जो घटना है उसको आप लोग एक बार याद कर लीजिए, ताकि वो आपसे जो भी परीक्षा में पूछा जाए तो प्रश्नों को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, गुरु अमरदास भी क्या थे, अकबर के समकालीन थे तथा अमरदास के दामाद थे, ध्यान रखिएगा। जो इससे पहले वाले गुरु थे उनके ये दामाद थे, दामाद यानी कि उनकी बेटी के हस्बैंड थे। अकबर ने इन्हें 500 बीघा जमीन दी, ध्यान रखिएगा, अकबर इन्हें 500 बीघा जमीन दी, जहां इन्होंने अमृतसर नामक शहर बसाया। तो देखिए, अमृतसर शहर जो बसाया गया गुरु रामदास जी के द्वारा बसाया गया, और जमीन कौन दिया, तो अकबर दिया था। कितना दिया, तो 500 बीघा, ध्यान रखिएगा। अब आगे है नेक्स्ट गुरु जो है वो है गुरु अर्जुन देव। तो इनसे जुड़ी हुई देख लेते हैं खास क्या है। तो इन्हें सच्चा बादशाह पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। गुरु अर्जुन देव को सच्चा बादशाह भी कहा जाता है। इन्होंने 1589 ईस्वी में स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अमृतसर शहर का निर्माण बसाया गया गुरु रामदास के द्वारा, और वहीं स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया। तथा 1604 में आदि ग्रंथ की रचना, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1604 में आदि ग्रंथ की रचना की, और गुरु अर्जुन देव ने तरन तारन तथा करतारपुर नामक शहर भी बसाए। तो देखिए, दो शहर और बसाए इन्होंने स्वर्ण मंदिर के निर्माण के अलावा, तरन तारन तथा करतारपुर नामक शहर। गुरु अर्जुन देव ने सिखों पर एक अनिवार्य आध्यात्मिक कर मसनद लगाया, जो आय का 1/10 भाग होता था, और 1606 में खुसरो को समर्थन देने के कारण जहांगीर ने इन्हें मृत्यु दंड दिया। तो देखिए, 3-4 बात है जो उसको आपको याद रखना है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ गुरु अर्जुन देव के बारे में। एक तो आपका कि 1589 में स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया, दूसरी बात की 1604 में आदि ग्रंथ की रचना की, और तीसरी बात की उन्होंने दो शहर बसाए। कौन कौन सा शहर, तो यहाँ देखिए, तरन तारन और करतारपुर। और फिर एक और इन पे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इन्होंने एक आध्यात्मिक कर लगाया, टैक्स लगाया, मसनद, उसका नाम था मसनद। और जिसमें क्या होता था कि आय का 1/10 भाग आपको, मतलब 10 रुपया है तो एक एक भाग उसको देना है, और उसका 1/10 भाग देना होता, मतलब 10वां भाग देना पड़ता था, मतलब 10 रुपया में 1 रुपया आपको देना है। तो 1606 ईस्वी में खुसरो के समर्थन इन्होंने क्या किया, खुसरो का समर्थन दिया। तो इसके कारण जहांगीर इन्हें मृत्यु दंड दे देता है। अब आइए नेक्स्ट गुरु जी के बारे में देखते हैं, गुरु हरगोविंद। इन्होंने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, अकाल तख्त अका, अकाल तख्त का निर्माण करवाया तथा सिखों में सैनिक शिक्षा प्रारंभ कर उन्हें लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित किया। देखिए, यही यही इसीलिए सिखों को हमेशा से एक वॉरियर की तरह जाना जाता है, एक लड़ाकू की तरह जाना जाता है। तो इनके पीछे किनका ये योगदान था, तो ध्यान रखिएगा, गुरु हरगोविंद का। इन्होंने क्या किया, सिखों में सैनिक शिक्षा प्रारंभ कर उन्हें लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित किया। जहांगीर ने इन्हें 2 वर्षों तक ग्वालियर के किले में कैद रखा, ध्यान रखिएगा। जहांगीर, यहाँ भी जहांगीर है, जहांगीर मृत्युदंड देता है अर्जुन देव को, और हरगोविंद को 2 वर्षों तक ग्वालियर के किले में कैद करके रखता है। अब उसके बाद है गुरु हरराय। इनके समय में शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखिएगा। फिर है गुरु हरकिशन, कुछ खास नहीं है। फिर गुरु तेग बहादुर, इनका देख लेते हैं। तो 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने इन्हें दिल्ली बुलाया और इस्लाम स्वीकार स्वीकारने को कहा। औरंगजेब तेग बहादुर को बुलाया, कहता है कि आप इस्लाम स्वीकार स्वीकार लो, लेकिन तेग बहादुर ने अस्वीकार कर दिया, और इसके एवज में उनको उनकी हत्या कर दी गई। मतलब कि गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब दिल्ली बुलाता है और बोलता है आप इस्लाम स्वीकार कर लो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, तो इसलिए औरंगजेब इनकी हत्या कर देता है। तो ध्यान रखिएगा, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब कौन किसके समकालीन थे, इसको ध्यान रखिएगा, इस तरह के प्रश्न पूछा जाता है। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है गुरु गोविंद सिंह, तो ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, ध्यान रखिएगा। इन्होंने 1699 में खालसा पंथ, तो देखिए कौन क्या बना रहे हैं, स्थापना कर रहे हैं, वो ध्यान रखिएगा, यही पूछा जाता है। तो गुरु गोविंद सिंह क्या किए, 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की, और गुरु गोविंद सिंह ने
कृष्ण अवतार तथा विचित्र नाटक आत्मकथा नामक ग्रंथ लिखे। तो देखिए 2 ग्रंथ लिखे गुरु गोविंद सिंह, एक कृष्ण अवतार, एक विचित्र नाटक, जो उनकी एक तरह से बोले तो आत्मकथा थी। औरंगजेब के पुत्रों के उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया। ठीक है। और आगे इसमें देखिए 1708 में नांदेड़ महाराष्ट्र नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो गई। इसलिए ये नांदेड़ महाराष्ट्र में एक तरह से उन सिख धर्म के लिए एक पूजनीय स्थल है। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात गुरु गद्दी समाप्त कर दी गई। जो गद्दी सिस्टम चला रहा था उसे समाप्त कर दिया गया, और वहां से फिर क्या होता है, आगे गुरु नहीं बनते, ये 10वें ही अंतिम गुरु थे। उसके बाद इनका जो कहने का तात्पर्य है कि अब आगे कोई गुरु नहीं बना इनके बाद। इनके बाद जो एक खालसा पंथ की स्थापना हुई उसी को आगे बढ़ाया गया, और एक इनका एक रिलीजियस बुक है, उसी को सब कुछ एक तरह से मतलब कि गुरु के रूप में माना गया। चलिए अब आगे देख लेते हैं बंदा बहादुर। तो बंदा बहादुर के बारे में क्या है, ये सिखों के पहले राजनीतिक नेता हुए जिन्होंने प्रथम सिख राज की स्थापना की। तो ध्यान रखिएगा ये सारे गुरु थे। अब हम लोग थोड़ा नेता राजा पे आ जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा बंदा बहादुर सिखों के पहले राजनीतिक नेता हुए जिन्होंने प्रथम सिख राज की स्थापना की। इसने गुरु नानक व गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलवाए और सिख राज के नाम पर मुहर बनवाई। और क्या किया, बहादुर शाह प्रथम ने 1711 में बंदा बहादुर को लौहगढ़ के किले में पराजित किया। देखिए अब बंदा बहादुर को कौन पराजित कर दिया, तो बहादुर शाह प्रथम ने। किंतु इनकी पूरी तरह दमन नहीं किया जा सका। बंदा बहादुर 1712 में लौहगढ़ पर पुनः कब्जा कर लिया, और 1715 में फर्रुख सियार ने सिखों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए बंदा बहादुर के विरुद्ध अभियान किया और लौहगढ़ के किले पर उसे पराजित कर दिया। फर्रुख सियार ने बंदा बहादुर को दिल्ली में मृत्युदंड दे दिया। परिणाम स्वरूप सिख नेतृत्व विहीन हो गया। तो देखिए जैसे ही इनका ग्रोथ होने लगा, पॉपुलैरिटी बढ़ने लगा, ये मजबूत होने लगे, तो ये मुगलों से देखा नहीं गया, और फर्रुख सियार ने क्या किया, उनपे विरुद्ध अभियान किया और लौहगढ़ के किले को पराजित कर दिया, और फर्रुख सियार इनको मृत्युदंड दे देता है। आइए अब आगे देखते हैं। अब एक और जो प्रमुख है वो है रंजीत सिंह। तो देखिए बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद सिख 12 मिसलों में विभाजित हो गया। जैसे ही ये बटा, तो लगभग एक तरह से मान के चलिए 12 पार्ट में डिवाइड हो गया सिख। इनमें से एक सुकर चकिया मिसल थी जिसका प्रमुख रंजीत सिंह थे। तो ध्यान रखिएगा रंजीत सिंह किसके प्रमुख थे, तो सुकर चकिया मिसल की। सुकर चकिया मिस्र का राज्य रावी व चिनाब नदी के मध्य था। ध्यान रखिएगा कि इनका जो राजपाट था वो कहाँ था, रावी व चिनाब नदी के बीच में। और 1798-99 में अफगान शासक जमान शाह ने सिखों पर आक्रमण किया। तो देखिए एक अफगान शासक है जमान शाह, वो सिखों पर आक्रमण करता है। रंजीत सिंह ने अफगान सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। वापस जाते समय जमान शाह की 12 तोपें चिनाब नदी में गिर गई थी। रंजीत सिंह ने इन्हें निकलवा कर वापस भिजवा दिया, और इस सेवा के बदले जमान शाह ने रंजीत सिंह को लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। तो देखिए कुछ जिनसे लड़ रहा है उन्हीं को जिनसे लड़ाई थी उनकी तो उन्हें वापस कर दिया गया। तो कुछ इस तरह की लड़ाइयाँ भी इतिहास में है। तो चलिए आगे देखते हैं। 1799 ईस्वी में रंजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार कर लिया, और फिर 1802 में रंजीत सिंह अमृतसर को भी भंगी मिस्र से छीन लिया। देखिए जो 12 मिस्र में बट गए थे, तो अमृतसर भंगी मिस्र के पास था, उसे उससे इन्होंने छीन लिया। इस तरह पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर तथा धार्मिक राजधानी अमृतसर दोनों उसके अधीन हो गए। तो ध्यान रखिएगा पंजाब की राजनीतिक राजधानी कौन सी थी, लाहौर, और धार्मिक राजधानी अमृतसर, दोनों किसके कब्जे में आ गया, तो रंजीत सिंह के कब्जे में। अब आइए आगे देखते हैं इनके बारे में। तो रंजीत सिंह ने सतलज के पूर्वी प्रदेश जैसे फिरोजपुर, लुधियाना, जिन्हें स्थानीय लोग मालवा कहते हैं, को भी जीतना चाहा, लेकिन क्या सतलज नदी के पूर्वी प्रदेशों के राजाओं ने
रंजीत सिंह के भयभीत होकर अंग्रेजों को संरक्षण मांगा। अंग्रेजों को भी उत्तर पश्चिम से रूसी आक्रमण का भय था, अतः अंग्रेजों ने इसे एक उपयुक्त अवसर के रूप में देखा और क्या किया, गवर्नर जनरल लॉर्ड को रंजीत से वार्ता हेतु मेटकॉप को भेजा। साथ ही रंजीत सिंह पर दबाव बनाने हेतु पीछे पीछे डॉक्टर लोनी को सेना के साथ भी भेजा गया। इससे भयभीत होकर 1809 में रंजीत सिंह मेटकॉप्स के साथ अमृतसर की संधि, तो ध्यान रखेगा कि रंजीत सिंह मेटकॉप की संधि किसके किसके बीच होती है, तो रंजीत सिंह और मेटकॉप के बीच। इस संधि के अनुसार सतलज राज्य के दोनों राज्यों की सीमा मान ली गई और सतलज के पूरब के राज्य अब अंग्रेजों के अधिकार में आ गए। अतः रंजीत सिंह का पूरब की ओर प्रसार रुक गया और रंजीत सिंह ने पश्चिम की ओर सिख राज का प्रसार किया तथा 1809 में कांगड़ा जीत लिया। तो ये था सारा कुछ रंजीत सिंह के बारे में। आइए और आगे देखते हैं फिर क्या होता है। 1800 में सात शुजा अफगान राज्य का शासक बना। कौन बना अफगान राज्य का शासक? सात शुजा। परंतु 1809 में दोस्त मोहम्मद ने उसे काबुल से क्या किया, विस्थापित कर दिया, मतलब एक तरह से भगा दिया। शाह शुजा ने काबुल का राज प्राप्त करने के लिए रंजीत सिंह से सहायता मांगी तथा महाराजा को उसने कोहिनूर हीरा भेंट किया। तो देखिए, हेल्प के बदले कोहिनूर हीरा भेंट कर दिया। रंजीत सिंह वास्तव में उसके नाम का प्रयोग कर मुल्तान, कश्मीर, सिंध नदी के पूर्वी तट के प्रदेश आदि पर विजय करना चाहता था। रंजीत सिंह ने 1818 ईस्वी में 1818 ईस्वी, 1819 ईस्वी तथा 1834 में क्रमशः मुल्तान, कश्मीर, पेशावर पर अधिकार कर लिया। देखिए किसके नाम पे? शाह शुजा के नाम पे। अब आगे देखते हैं। शाह शुजा को रंजीत सिंह से जब कोई निश्चित आश्वासन नहीं मिला तो वह अंग्रेजों के संरक्षण में चला गया। देखिए, इनसे हेल्प मांगा लेकिन नहीं मिला तो वो अंग्रेजों के संरक्षण में चला गया और अंग्रेजों ने इस अवसर का लाभ उठाया तथा काबुल को सिंहासन से दोस्त मोहम्मद को हटा देने का निश्चय किया। इस योजना में रंजीत सिंह को भी शामिल होने को कहा। अतः लॉर्ड ऑकलैंड, रंजीत सिंह और शाह शुजा के मध्य 1838 में त्रिपक्षीय संधि हुई। एक त्रिपक्षीय संधि हुआ किसके किसके बीच में? तो लॉर्ड ऑकलैंड, रंजीत सिंह, शाह शुजा, ये तीनों के बीच में 1838 में क्या होता है, एक त्रिपक्षीय संधि होती है। इसी बीच 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई और फ्रांसीसी पर्यटक विक्टर जैकोमोंट ने रंजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की है। तो देखिए, ये पूछा जा सकता है कि फ्रांसीसी पर्यटक जो था एक विक्टर जैकोमोंट, वो रंजीत सिंह की तुलना किससे किया, तो नेपोलियन बोनापार्ट से की। तो अब आइए देखते हैं रंजीत सिंह का प्रशासन क्या था, क्योंकि इनके बारे में काफी कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देखिए, रंजीत सिंह निरंकुश होते हुए भी खालसा के नाम पर शासन करते थे। निरंकुश मतलब होता है इफेक्टिव नहीं थे, फिर भी खालसा के नाम पर शासन करते थे। उनकी सरकार को सरकार खालसा कहा जाता था। उन्होंने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिक्के चलाए, किंतु उन्होंने गुरुमत को प्रोत्साहन नहीं दिया। फकीर अजीजुद्दीन उनका विदेश मंत्री तथा दीवान दीनानाथ उनका वित्त मंत्री था। तो ये देखिए उनकी सैन्य प्रशासन किस तरह से था। तो फौजे खास एक नियमित सेना थी और फौजे बेकवायद ये अनियमित सेना थी। तो फौजे खास में देखिए क्या क्या था। जो नियमित सेना थी उसमें अश्वरोही सेना थी, पैदल सेना थी, तोपखाना था और घुड़चढ़ा खास था। तो देखिए अब अवरोही सेना के बारे में देखते हैं। फ्रांसीसी सेनापति एलॉट द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा था अब अश्वरोही सेना को। पैदल सेना को इटालियन सेनापति बंतूरा द्वारा प्रशिक्षण। देखिए, कहीं फ्रांसीसी कहीं इटालियन, मतलब काफी ट्रेंड और ये यूरोपियन लोगों के द्वारा ट्रेनिंग दिया जाता था। तो अब खाना जो था फ्रांसीसी जनरल कोट व कर्नल गार्डनर द्वारा संगठित था। घुड़चढ़ा खास, इन्हें अपने घोड़े व अस्त्र लाने होते थे। अच्छा, ये इधर हो गया। फौजे पे जो अनियमित थे, अनियमित में उनको मतलब उनके तरफ से कुछ नहीं मिलेगा, आप खुद लेके आइए, जस्ट लाइक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। उनको करते थे घुड़चढ़ा खास। और इधर था मिसलदार। मिसलदार क्या था? अधीनस्थ सरदारों की सेना थी। अब उसके बाद देखते हैं रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी। तो देखिए, 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात सिख दरबार षड्यंत्रों व हत्याओं का केंद्र बन गया।
जैसे ही इनकी मृत्यु हो गई तो सिख दरबार जो था षड्यंत्र और हत्याओं का केंद्र, मतलब एक तरह से उत्तराधिकारी बनने में आपस में एक दूसरे से लोग लड़ पड़े। इसके बाद क्या होता है, अगले 6 वर्षों में 4 राजा, 6 वर्ष में 4 राजा, सोचिए, खड़ग सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह और दिलीप सिंह, और 4 वजीर क्रमशः ध्यान सिंह, हीरा सिंह, जवाहर सिंह और लाल सिंह बदले गए। सितंबर 1843 में दिलीप सिंह राजा हुए, उनकी माता रानी जिंदन संरक्षिका बनी, तथा 1845 में लाल सिंह वजीर, तेजा सिंह सेनापति बने। मतलब कि स्थिरता नहीं रही, कुछ समय के बाद बार बार राजा और वजीर बदलते रहे। तो अब इसमें जो खास है वो हम लोग को पढ़ने के लिए कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध देख लेते हैं। तो देखिए, दिलीप सिंह अल्पवयस्क था और उसकी माता रानी जिंदन उसकी संरक्षक थी। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध महारानी जिंदन की महत्वाकांक्षा और ब्रिटिश के साम्राज्यवाद का परिणाम था। तो देखिए, इनकी एक महत्वाकांक्षा और ब्रिटिश का क्या अपना एक्सपेंशन था। तो देखिए, 1844 में एलन बरो के स्थान पर नया गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग को बनाया गया। अंग्रेजों ने सिखों के विषय में उत्तेजक बयान दिए। ब्रिटिश ने घोषणा की कि सतलज के पार सभी रियासतें कंपनी के संरक्षण में है तथा महाराजा दिलीप सिंह की मृत्यु के पश्चात यह सभी जब्त हो जाएगी। फलतः सिख सेना क्रुद्ध हो गई। इसी समय अफवाह फैल गई कि ब्रिटिश पंजाब पर हमला करने वाले हैं। इस तरह क्या होता है, 1845 में आंग्ल सिख युद्ध शुरू हो गया। तो कुछ अफवाहों के कारण ये आंग्ल सिख, मतलब अंग्रेजों और सिखों के बीच में युद्ध शुरू हो गया। अब आगे देखिए, इसमें खास बात क्या है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में आरंभ में 4 स्थान यानी कि मुदगी, फिरोजशाह, बुद्धोवाल और अलीवाल पर लड़ाई हुई, जो कि निर्णायक नहीं था। यहाँ तो लड़ाई हुई इन 4 जगहों पर उसका निर्णय कुछ नहीं निकला। पांचवी और अंतिम लड़ाई सोबराव की लड़ाई थी, फरवरी, जो कि 1846 में हुई थी। निर्णायक युद्ध सिद्ध हुई। इसमें क्या होता है, इस युद्ध में सिखों की हार हो गई, जिसका प्रमुख कारण लाल सिंह व तेजा सिंह का विश्वासघात था। मार्च 1846 में अंग्रेजों ने सिखों की लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया। तो देखिए, अब लाहौर की संधि क्या है इसको देख लेते हैं। तो इस संधि के अनुसार देखिए क्या होता है, लाहौर में हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व में 1 वर्ष के लिए ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त कर दिया गया। सिखों के ब्यास और सतलज नदी के बीच क्षेत्र अंग्रेजों का अधिकार में छोड़ दिया। अंग्रेजों ने सिखों पर 1.5 करोड़ रुपये, मतलब 1.5 करोड़ रुपये युद्ध जुर्माना हर्जाना लगाया, जिसमें से सिखों द्वारा 50 लाख रुपये कोष में से तथा शेष रकम के बदले ब्यास व सिंध नदी के बीच पहाड़ी का क्षेत्र, जो कि कश्मीर व हजारा सहित अंग्रेजों को सौंप दिए गए। अंग्रेजों ने 1 करोड़ रुपये के बदले कश्मीर गुलाम सिंह को बेच दिया। सिख सैनिक की संख्या 12,000 अश्वरोही और 20,000 पैदल सैनिकों तक सीमित कर दी गई। दिलीप सिंह को महाराजा रानी जिंदन और उसकी संरक्षिका तथा लाल सिंह को उसका वजीर स्वीकार कर लिया गया। इसके कुछ समय पश्चात ही दिसंबर 1846 में भैरोवाल की एक पूरक संधि की गई, जिसके अनुसार रानी जिंदन की संरक्षिता को समाप्त कर उसे पेंशन देकर शेखपुरा निर्वासित कर दिया गया। ब्रिटिश रेजिडेंट की अध्यक्षता में एक परिषद को शासन की कार्यवाही हेतु नियुक्त किया गया और लाहौर में एक स्थायी अंग्रेजी फौज का रहना स्वीकृत हुआ, जिसका खर्च दिलीप सिंह को देना था। तो ये था आपका ओवरऑल लाहौर संधि। अब देखिए, पहला आंग्ल सिख युद्ध देख लिए। अब आइए हम लोग देखते हैं दूसरा आंग्ल सिख युद्ध। तो इसमें महत्वपूर्ण क्या है वो देखिए। प्रथम युद्ध की पराजय के बाद सिख सेना खालसा शक्ति को पुनः प्रतिष्ठित करना चाहती थी। दूसरी ओर नया गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी साम्राज्यवादी था। वह नए प्रदेश को प्राप्त करने का कोई अवसर नहीं खोना चाहता था। रानी जिंदन सिख सरदारों के साथ हुए दुर्व्यवहार तथा मुल्तान के गवर्नर मूलराज को अंग्रेजों द्वारा अपदस्थ करने के कारण सिखों ने विद्रोह कर दिया। अतः डलहौजी के बहाना लेकर युद्ध की घोषणा कर दी। इसमें कुल 3 युद्ध लड़े गए, जो क्रमशः रामनगर युद्ध, चिनियावाला युद्ध और गुजरात का युद्ध हुआ। गुजरात के युद्ध को बैटल ऑफ गन भी कहा जाता है। बैटल ऑफ गन, ध्यान रखिएगा, गुजरात के युद्ध को क्या कहा जाता है, बैटल ऑफ गन। इन युद्धों में सिख पूरी तरह पराजित हो गए। सिख जो थे पूरी तरह पराजित हो गए
और 1849 में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। महाराजा दिलीप सिंह को उच्च शिक्षा हेतु इंग्लैंड भेज दिया गया और कोहिनूर हीरा भी ब्रिटिश महारानी को भेज दिया गया। तो ये था आपका द्वितीय सिख आंग्ल सिख युद्ध, जो कि 1848 से 49 के बीच में चला। तो ये था आपका ओवरऑल जो सिखिज्म से जुड़े हुए जितने भी गुरु थे, और आंग्ल सिख युद्ध द्वितीय और प्रथम देख लिए, और जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हम लोग कवर किए इसमें। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप लोग को पसंद आया होगा, और इसी तरह का आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे और इम्पोर्टेंट सेशन आपका आते जाएगा। तो चलिए, चैनल पे बने रहिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप सभी का धन्यवाद, ऐसे ही पढ़ते रहिए।